प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से सुहाग रात के दिन समर और प्रभा में बातचीत नहीं होती है। समर और प्रभा के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाती है। समर समझता है कि प्रभा पढ़ी लिखी है, उसे अपनी पढ़ाई का घमंड है, जिसके कारण उसने समर का स्वागत नहीं किया, समर को प्रणाम नहीं किया, बैठने के लिए नहीं कहा। बहुत देर तक पलंग पर बैठे रहने के बाद भी प्रभा ने समर से कोई बातचीत नहीं की, तो समर को लगा कि शायद प्रभा ने उसका अपमान किया है, तो वह वहाँ से उठकर चला जाता है। समर को आशा थी कि शायद निकलते समय प्रभा उसे रोकेगी, लेकिन उसने दरवाज़ा झट से खोला और बाहर निकल गया। फिर भी प्रभा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह जाकर छत पर सो जाता है। रात भर उसे नींद नहीं आती है और उसने निर्णय लिया कि अब वह कभी प्रभा से बात नहीं करेगा और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। उसे जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। इसके बाद सुबह होती है, घर के सारे लोग जागते हैं, उठते हैं। समर भी उठता है और देखता है, सुनता है क्या कि समर और प्रभा के बीच रात में बातचीत नहीं हुई। यह खबर घर के सभी लोगों को लग गई थी। सभी लोगों को इस बात की खबर लग गई कि समर और प्रभा में कोई बातचीत नहीं हुई। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सुहाग रात के दिन समर और प्रभा में कोई बातचीत नहीं हुई। यह खबर पूरे घर में वन में लगी भयंकर आग की तरह फैल गई। जैसे जंगल की आग फैलती है, उस तरह से समर और प्रभा के बीच सुहाग रात के दिन कोई बातचीत नहीं हुई, यह खबर फैल गई। समर बहुत उदास था। समर को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की चिता जलाकर आया हो। चिता जलाकर आना मतलब किसी मृत शरीर को स्मशान घाट में ले जाकर के जलाकर आया हो। इस तरह से समर को महसूस हो रहा था। कहने का मतलब यह है कि समर के सारे मंसूबे पर पानी फिर गया था और साथ में इन दोनों के बीच बातचीत हुई नहीं हुई, ये सारी बातें तो बंद कमरे में हुई थी, लेकिन यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे परिवार में फैल गई। उससे भाभी ने गंभीरता से जानना चाहा। भाभी सीरियस होकर के समर से जानने की कोशिश की कि तुम दोनों के बीच बातचीत क्यों नहीं हुई। फिर अम्मा ने भी पूछा कि प्रभा और समर के बीच बातचीत क्यों नहीं हुई, लेकिन उसने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन समर ने किसी को कुछ नहीं बताया। समर पूरा दिन इधर उधर घूमता रहा, टेंशन में था, पूरा दिन इधर उधर घूमता रहा। तथाकथित पत्नी से
नाराज था, पर यह भी जानने के लिए उत्सुक था कि उसने उसके संबंध में परिवार के लोगों से क्या कहा। अब वह पत्नी से नाराज था, लेकिन यह भी जानने के लिए क्यूरियस था कि प्रभा ने समर के बारे में शायद भाभी से और अम्मा से क्या बताया, क्योंकि उन दोनों के बीच जो बातचीत नहीं हुई, यह खबर अम्मा या भाभी को मालूम कैसे हुई। पहले तो अम्मा या भाभी को दोनों में से किसी एक को यह खबर लगी होगी, तो यह खबर प्रभा ने ही दी होगी। तो उसने आखिर बताया क्या क्या? क्या उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की? क्या प्रभा ने किसी से कोई शिकायत नहीं की? समर ने सोचा कि शायद वो अपने इस व्यवहार से उसे प्रभावित करना चाहती थी। समर को महसूस हुआ कि सुहाग रात के दिन प्रभा ने जो व्यवहार किया, शायद उस व्यवहार से प्रभा समर को इम्प्रेस करना, यहाँ प्रभावित करना, यहाँ जो लिखा हुआ है ये प्रभावित करना, इसका मतलब है टू इम्प्रेस, इम्प्रेस करना चाहती थी। बाबूजी ने गूढ़ रहस्य जानने की मुद्रा में पूछा कि कहीं दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। अब बाबूजी जैसे कोई एकदम रहस्य मतलब सीक्रेट, गूढ़ मतलब कठिन, छिपा हुआ, कोई छिपा हुआ हिडन सीक्रेट जानने के लिए जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, मुद्रा, मुद्रा मतलब मनी नहीं है यहाँ, फेशियल एक्सप्रेशन से है। तो बाबूजी ने ऐसा चेहरा बना करके पूछा कि समर और प्रभा के बीच में शायद कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? बाबूजी हुक्का पी रहे थे। बचपन में वे मारते थे समर को, वह सहना आसान था। बचपन में पिताजी समर की पिटाई करते थे, मारते थे, तो उनकी पिटाई सहन लेना उस समय आसान था। अब मारते नहीं थे, फिर भी वह बाबूजी से डरता था। अब समर बड़ा हो गया था, बाबूजी समर को मारते नहीं थे, फिर भी समर बाबूजी से डरता था। बाबूजी ने पूछा, क्या पूछा? समर से सुनिए, क्योंकि यह खबर तो चारों घर में सभी लोगों को मिल चुकी थी कि समर और प्रभा के बीच बातचीत नहीं हुई। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ कारण हुआ होगा, दोनों के बीच झगड़ा हो गया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि समर को प्रभा पसंद नहीं होगी। बाबूजी ने पूछा, क्या उसे बहू प्रभा पसंद नहीं आई? बाबूजी ने पूछा समर से कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें बहू पसंद नहीं आई? फिर मुलायम शब्दों में बिना झिझक के साफ साफ सब कुछ बताने को कहा। उसके बाद फिर थोड़ा मुलायम होकर के, सॉफ्ट होकर के बाबूजी ने समर से कहा कि संकोच मत करो, झिझक मत करो, तुम साफ साफ बताओ कि कारण क्या है कि तुम दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। समर अपना तैयार भाषण भूल गया था। समर ने जो भाषण तैयार किया था कि लोगों के पूछने के बाद वह क्या क्या जवाब देगा, जो अपना स्टेटमेंट पहले से रेडी रखा था मन में, वह सब भूल गया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आशा नहीं की थी कि इस तरह के प्रश्न भी बाबूजी उससे पूछेंगे। वह चुपचाप अपनी हथेलियों पर खींची रेखाएं देख रहा था। कहने का मतलब कि वह अपना टाइम पास हाथ की रेखा को देख करके करना शुरू कर दिया और
बाबूजी की बातों का उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाबूजी ने समझाते हुए कहा, बाबूजी देखे कि ये तो अब लड़का कुछ बोल नहीं रहा है, तो बाबूजी खुद समझ गए कि हो सकता है कि इसे पसंद नहीं आई होगी या दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। बाबूजी ने कहा, अच्छा यह भी तो सोचो कि वह बेचारी पराई लड़की किसके बूते पर आई है। अच्छा तुम सोचो, तुम इस तरह से उसके साथ व्यवहार करोगे तो वह किसी और की लड़की है, वह नए घर में आई है, यहाँ उसका अपना कोई नहीं है, वह किसके बल पर आई है। कोई भी लड़की अपने पति के बल पर ही तो ससुराल में जाती है और उसका पति ही उसके ससुराल में उसका सब कुछ होता है। उसके दुख सुख सबका ख्याल रखना उसके पति का ही तो काम होता है। उसकी सारी जरूरतों को पूरा करना उसके पति का ही काम होता है, और तुम इस तरह से यदि करोगे तो कैसे चलेगा। फिर उन्होंने कहा, क्या कहेगी वह घर जाकर। बाबूजी ने समर को समझाते हुए कहा कि तुम इस तरह का व्यवहार करोगे तो जब वह अपने माँ बाप के घर जाएगी तो वहाँ क्या कहेगी। माना कि शादी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी। हाँ, बात सही है। बाबूजी भी यह समझ रहे हैं कि समर की शादी करने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने समझाया कि मान लिया कि तुम्हें शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटा जो हो जाता है उसे निभाना तो पड़ता ही है। इन्होंने समर को समझाया कि देखो बेटा, अब तो शादी हो गई तो अब तो शादी को निभाना ही पड़ेगा। भले ही तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ही तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन जब शादी हो ही गई तो इसे निभाना तो पड़ेगा। समर फूट फूट कर रोने लगा। समर फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बाबूजी क्या क्या सवाल करने लगे। पिता ने कहा कि ऐसा लड़कपन नहीं करते। ऐसा लड़कपन मतलब चाइल्डिश बिहेवियर, लड़कपन करना मतलब चाइल्डिश बिहेवियर करना। तो पिताजी ने समझाया समर को कि देखो बेटा, इस तरह के बचकाना हरकत इस तरह की बचकाना हरकत नहीं करते। वह उठा, समर वहां से उठा और चला गया। अपने पढ़ने के कमरे में वह उल्टी सीधी बातें सोचता रहा। वह अपने कमरे में चला गया और उल्टी सीधी बातें सोचने लगा। उसे पूरी स्थिति में अपना दोष महसूस नहीं हो रहा था। ये जो सिचुएशन पैदा हुआ था, दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई और यह खबर पूरे परिवार में फैल गई, और फिर परिवार के लोग क्या क्या सोचने लगे। बाबूजी ने भी समर को क्या क्या समझाना शुरू कर दिया। उसने इसमें अपना कोई दोष समर नहीं समझ रहा था। इसमें समर महसूस कर रहा था कि उसका कोई दोष नहीं है। उसने सोचा था उसने सोचा था मतलब समर ने सोचा था कि सब तरीके से उसके सामने अपने सपनों को रखेगा और उसमें उसका सहयोग चाहेगा, पर ऐसी नौबत ही नहीं आई। बाबूजी उसे व्यर्थ ही दोष दे रहे थे। समर ने सोचा था कि बड़े ही सब तरीके से उसके सामने मतलब प्रभा के सामने अपने सपनों को रखेगा। अपने सपनों को रखेगा मतलब यह नहीं हुआ कि वह अपने पॉकेट में सपना भरकर या झोली में सपना भरकर ले गया था। अपने सपने को उसके सामने रखेगा का मतलब हुआ कि वह अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में, अपनी आकांक्षा के बारे में या अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में, उसके जीवन में क्या उसका एम है उसके बारे में प्रभा को बताएगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसमें प्रभा का सहयोग मांगेगा। लेकिन न तो अपने सपनों को बताने का उसे मौका मिला और न ही अपने जीवन के लक्ष्य बताने का उसे
मौका मिला, लेकिन बाबूजी सारा दोष समर को ही दे रहे हैं। समर को सारा दोष देने का मतलब यह है कि बाबूजी सीधे सीधे समझ गए कि समर को शादी करने की इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी कर दी गई, जिसके कारण यह सारा नाटक समर कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। बात तो यह थी कि गलतफहमी पैदा हो गई थी और उस गलतफहमी को यह काफ़ी सीरियसली गंभीरतापूर्वक ले लिया और उसके बाद कमरे से निकलकर चला गया। हो सकता था वहाँ चलो भाई प्रभा ने उसे पहले न टोका, न बोला, न बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो समर ही कर लेता। समर ही उसे खींचकर बिछावन पर बैठा लेता, उससे बातचीत करता, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया और वह भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करता रह गया। और वह प्रभा जो थकी हुई थी, तबीयत भी अच्छी नहीं थी, घर के सामने गली के उस पार, सड़क के उस पार कह लीजिए, ठीक घर के सामने ही सावल की बहू अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इससे वह आहत थी। साथ में उसकी जो ननद मुन्नी है, उसकी शादी हुई थी, ससुराल गई थी। ससुराल वालों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया, जिसके कारण वह ससुराल से भागकर आकर अपने माँ बाप के साथ रह रही थी। उसकी कहानी सुनकर फिर शादी के 2-4 दिन पहले से ही थकावट, जागरण, इन सब को लेकर के उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वह इन सारी बातों में रुचि नहीं ले रही थी और समर इसको दूसरा ही कुछ समझ लिया और दूसरा कुछ समझने के कारण उसने अपने मन में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा निर्णय ले लिया और यही बात परिवार में जंगल की आग की तरह फैल गई और बाबूजी यह समझ बैठे कि समर की मर्जी के खिलाफ समर की शादी हुई है, शायद इसीलिए वह बहू से बातचीत करना पसंद नहीं कर रहा है। अचानक समर के मन में विचार आया, ये लाइन भाग भाई तू। अचानक समर के मन में विचार आया कि बाबूजी को यह बात किसने बताई। अब समर के मन में विचार आया कि आखिर बाबूजी को इन सारी बातों की जानकारी कैसे हुई। यह बात उसने तो मतलब प्रभा ने तो किसी से नहीं की। हो सकता है कि प्रभा ने यह बात किसी से कही हो और उसने बाबूजी को बता दी हो। लगता है प्रभा ने ही किसी से कहा होगा। मुन्नी या भाभी से पता चल सकता है, पर उनसे पूछकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगा। समर को लगा कि मैं हो सकता है कि मैं मुन्नी से पूछूं तो पता चल जाए कि बाबूजी को यह बात किसने बताई कि समर और प्रभा के बीच बातचीत नहीं हुई, या भाभी से पूछने पर पता चल जाए। लेकिन फिर देखा कि मैं यह पूछने जाऊंगा तो शायद इन लोगों को मेरी कमजोरी का पता चल जाएगा। इन लोगों को लगेगा कि शायद यह बीवी से बात करने के लिए उत्सुक है, क्यूरियस है, लेकिन बीवी ने बात नहीं की, इसलिए यह उसकी कमजोरी भाभी तथा मुन्नी को पता चल जाएगी। इसलिए उसने यह पूछना भी उचित नहीं समझा। तभी भाभी वहाँ अपने से आ गई और उसने समर से कहा कि उसकी शादी उसके लिए दुनिया भर की चिंता का कारण बन गई है। तो भाभी वहाँ आई और भाभी ने समर से कहा, क्या कहा कि समर की जो शादी है वह समर के लिए चिंता का कारण बन गई है। समर ने अपनी कमजोरी
छिपाते हुए भाभी के प्रश्न को टाल दिया। समर ने कोई जवाब नहीं दिया। पर भाभी रुकने वाली कहाँ थी। भाभी जो ठहरी उसने पूछ ही लिया। भाभी ने समर से पूछ लिया, क्या प्रभा से उसकी नहीं बनी। भाभी ने व्यंग व्यंग में मजाक मजाक में पूछ लिया कि क्यों लला, रात प्रभा के साथ बनी नहीं। वह भाभी के मजाक को समझ गया। भाभी ने जो मजाक किया था उस मजाक को समर समझ गया और उसने साफ कह दिया कि उसकी प्रभा से कभी नहीं बनेगी। भाभी ने पूछा कि क्यों प्रभा से तुम्हारी बनी नहीं, तो समर ने कह दिया साफ साफ कि प्रभा के साथ उसका कभी भी नहीं बनेगा। वो सुहाग रात के दिन न बनने की बात तो छोड़िए, उसके साथ मेरा कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके विचार में वह घमंडी थी। उसने बता दिया क्योंकि मेरा उसके साथ कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वह घमंडी लड़की है। भाभी में प्रभा के प्रति ईर्ष्या का भाव था। भाभी प्रभा से जेलस करती थी। उसने समर को उसके प्रति और भड़काया और उसे खाना खिलाने ले गई। तो भाभी ईर्ष्या तो करती ही थी, प्रभा से जलती ही थी, और उनको मौका मिल गया कि चलो इसका पति भी तो इसके अगेंस्ट में है। तो भाभी ने समर को और उल्टा सीधा कान भरकर खूब भड़काया और समर को खाना खिलाने के लिए बुलाकर ले गई। अगले दिन रात को प्रभा समर के लिए दूध का गिलास लेकर आई। अगले दिन रात को प्रभा समर के लिए दूध का गिलास लेकर आई। समर मन ही मन बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। समर मन ही मन प्रभा की प्रतीक्षा अपने कमरे में कर रहा था और इसी बीच प्रभा उसके लिए दूध लेकर आई। परंतु समर जिद के कारण उसे नहीं बोला। समर जिद के कारण उससे बात नहीं किया, बोला ही नहीं और छत पर चला गया। उसने दो निर्णय लिए। क्या वह प्रभा से कोई संबंध न रखेगा, न ही बोलेगा तथा अपना ध्यान पहले की तरह पढ़ाई में लगाएगा। ये दो निर्णय उसने लिए कि वह प्रभा से अब कोई संबंध नहीं रखेगा और न बोलेगा और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएगा। घर के रीति रिवाजों के अनुसार रोज पास पड़ोस की महिलाओं का संगीत का कार्यक्रम होता था। नई नई शादी हुई थी तो घर का यह रीति रिवाज था, जिसके कारण रोज महिलाएं आती थी और संगीत का कार्यक्रम घर में होता था। अंजलियां भर भर कर लड्डू और बतासे बांटे जाते थे। जो महिलाएं आती थी उन लोगों को अंजलि भरकर बोलते हैं, दोनों हाथों को मिला करके और कुछ सामान रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसी को अंजलि बोलते हैं। तो अंजलियां भर भर कर लड्डू और बतासे बांटे जाते थे। समर की माँ पड़ोसिनों से कानाफूसी करती कि उन्हें पर्याप्त दहेज नहीं मिला। समर की माँ पड़ोसिन से यह कहा करती थी कि उन्हें पर्याप्त दहेज नहीं मिला। माँ जी पड़ोस की महिलाओं से कानाफूसी करती रहती कि उन्हें पर्याप्त दहेज नहीं मिला। अगले दिन बहू ने पहली बार रसोई बनाई। यह भी एक रिवाज होता है
कि पहला दिन जब बहू खाना बनाती है तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने जो रिलेटिव लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, जिसको बहू भोज कहते हैं। तो बहू ने पहला दिन रसोई बनाई, दाल रोटी, 3 प्रकार की सब्जी, 2 चटनी, अचार आदि से सजाकर सबसे पहले पति के समक्ष भोजन की थाली रखी। तो ये सारी चीज़ें उसने बनाई। ओरिजिनल बुक में पढ़ेंगे तो डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि दाल रोटी, 3 प्रकार की सब्जी, 2 प्रकार की चटनी, अचार इत्यादि इत्यादि प्रभा ने बनाई और सबसे पहले एक थाली में परोसकर उसने अपने पति के सामने रखी खाने के लिए। पहला कौर मुंह में डालते ही समर उसे थूकने चला गया। पहला कौर मतलब पहला निवाला जैसे ही मुंह में डाला वह थूकने चला गया। पता चला कि दाल अधिक नमक होने के कारण कड़वी थी। दाल में अधिक नमक होने के कारण दाल कड़वी हो गई थी। यहाँ भी एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं, जब ओरिजिनल बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि भाभी प्रभा से जलती थी और जलने का कारण आग में जलना नहीं, जेलस करना, ईर्ष्या करना। उन्होंने क्या किया था कि खाना को खराब करने के लिए, बाकी कहीं तो उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दिया, दाल ही दिखाई दी। तो उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर दाल में ऊपर से डाल दिया था चुपके से, कि ताकि दाल खराब हो जाए और सबके सब यह कहने लगे कि प्रभा सिर्फ पढ़ी लिखी है, पढ़ाई लिखाई के अलावा इसे कुछ आता नहीं है, खाना बनाने तक नहीं जानती है। अब प्रभा हैरान थी, सरप्राइज हो गई, क्योंकि दाल उसने चखी थी, दाल बनाकर और उसने टेस्ट कर लिया था कि उसमें नमक यदि कम ज़्यादा हो तो उसको एडजस्ट किया जा सके। सास, जिठानी, ससुर सबने उसे उल्टा सीधा बोला, पर मुन्नी प्रभा की ओर थी। सास भी भला बुरा कहने लगी, जिठानी मतलब भाभी भी भला बुरा कहने लगी, ससुर भी भला बुरा कहने लगे, लेकिन मुन्नी प्रभा की ओर थी, प्रभा के साइड में थी। साइड में मतलब प्रभा के फेवर में थी। प्रभा के फेवर में इसलिए थी क्योंकि मुन्नी ने भाभी को दाल में चुपके से एक मुट्ठी नमक डालते हुए देख लिया था, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी, है ना, इसलिए वह प्रभा के फेवर में थी। दूसरे दिन उसके भाई आए और उसे लिवा ले गए। दूसरे दिन प्रभा का भाई आया और प्रभा को बुलाकर मायके ले गया। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है। लेकिन फिर मैं एक बार कहूँगा कि जैसे यह वीडियो नंबर 3 है, तो ये 3 को देखने के पहले आप 2 नंबर जो वीडियो है उसका आखिरी पैराग्राफ जरूर देख लीजिएगा, कि ताकि आपको यह समझ में आए, कंटिन्यूटी बनी रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद।